नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल के अंदर एमसीक्यू वीडियो की स्टडी के अंदर एक और नया एमसीक्यू हम लेके आए हैं। एसएससी सीआरपीएफ व्यापम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जिनको सॉल्व करने वाले हम विद रैशनल है। तो फटाफट से लिंक को शेयर कर दीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। बेहतरीन एमसीक्यू सेशन जिसकी शुरुआत करेंगे हम कुछ इंपॉर्टेंट और खास एमसीक्यू के साथ में, तो शेयर जरूर करिएगा ताकि मैक्सिमम जो है लोग हमसे कनेक्ट हो सके और इस बेहतरीन एमसीक्यू सेशन का फायदा उठा सके। तो शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन एमसीक्यू सेशन की। सबसे पहला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आप लोगों के सामने ये रहा। The nurse is assessing the client recently returned from surgery. The nurse is aware that the best way to assess pain is to। क्वेश्चन क्या पूछा है कि जो नर्स है वो असेस कर रही है एक पेशेंट को जो कि सर्जरी से आया है। असेस कर रही है एक पेशेंट को जो कि रिसेंटली कहाँ से आया है, रिटर्न फ्रॉम सर्जरी। नर्स अवेयर है किस चीज को लेके कि जो बेस्ट वे है पेन को असेस करने का वो है कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन है टेक द ब्लड प्रेशर, पल्स एंड टेम्परेचर। मरीज के जो वाइटल्स है वो हम लेंगे, हम मरीज का बीपी चेक करेंगे, हम मरीज की पल्स रेट चेक करेंगे, हम मरीज का टेम्परेचर चेक करेंगे और उससे हमें पता चल जाएगा कि पेन का लेवल क्या है, पेन का असेसमेंट हो जाएगा। सेकंड है आस्क द क्लाइंट टू रेट हिज पेन ऑन ए स्केल ऑफ 0 to 5। मरीज को पेन की रेटिंग करने का बोलेंगे, 0 to 5 स्केल में उसकी पेन की कौन सी रेटिंग है। तीसरा है वॉच द क्लाइंट्स फेशियल एक्सप्रेशन। मरीज के फेशियल एक्सप्रेशन को चेक करेंगे और अगर ये पेनफुल फेशियल एक्सप्रेशन है तो मरीज पेन के अंदर है। और लास्ट है आस्क द क्लाइंट इफ ही इज इन पेन। मरीज से पूछेंगे क्या उसको दर्द हो रहा है। फटाफट से अपना जवाब लिखिएगा। असेस कर रहे हो आप मरीज को जो कि अभी सर्जरी से आया है और सबसे बेस्ट तरीका क्या है पेन को असेस करने का। बहुत अच्छे, कुछ लोगों ने ठीक जवाब दिया है लेकिन कुछ लोगों का जवाब खोटा है। कुछ लोग कह रहे हैं मरीज से ही पूछ लेंगे कि दर्द कितना हो रहा है, तो ये जवाब नहीं है। पेन को डिटरमाइन करने का ये तरीका सही नहीं है। क्या आस्क द क्लाइंट इफ ही इज पेन, उसको दर्द है या नहीं है, ये तरीका सही नहीं है। फेशियल एक्सप्रेशन से यहाँ डिटरमाइन नहीं होगा कि पेन का लेवल क्या है, ये सबसे बेस्ट तरीका नहीं है। सी और डी जितने भी जवाब लोगों ने दिए दोनों ही जवाब खोटे हैं, है ना। जो इफेक्टिव तरीका नहीं है पेन के लेवल को डिटरमाइन करने के। और फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ ब्लड प्रेशर, पल्स और टेम्परेचर, ये लेटर ऑन हम असेस करेंगे। जब पेन का हमें पता चल जाएगा तो पेन के होने के रीजन बाद में, पेन के बाद में इनका नंबर आता है। तो ए भी यहाँ पे खोटा जवाब है। वाइटल्स के द्वारा आप पेन के लेवल का असेसमेंट नहीं कर सकते। तो सबसे अच्छा जवाब है कि हम मरीज को रेटिंग करने का बोलेंगे, है ना। मरीज को बोलेंगे कि रेट देवे अपने पेन का 0 to 5 स्केल के अंदर, है ना। ये सबसे बेस्ट वे है पेन को इवेलुएट करने का। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि मरीज को ही रेटिंग करने का बोलेंगे कि उसकी पेन की रेटिंग क्या है 0 to 5 स्केल के अंदर। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि मरीज पेन में कितना है। मतलब उसको कहेंगे कि मैक्सिमम पेन की है 5 और नहीं हो रहा है तो 0। तो इसमें आप बताओ कौन से लेवल पे हो, 0 है, 1 है, 2 या 3 या 4 है, 5 है, तो उसके हिसाब से हम इवेलुएट कर सकते हैं। तो दिस इज द बेस्ट टेस्ट वे। नेक्स्ट देखिएगा, आगे लेके चलता हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छी। The nursing is participating in discharge teaching for the postpartum client। postpartum client का discharge teaching वहाँ पे प्लान हो रहा है, उसमें आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। The nurse is aware that an effective mean of managing discomfort associated with an episiotomy after discharge। मरीज को एपिजियोटोमी हुई है, एपिजियोटोमी के साथ में जो डिस्कम्फर्ट रहता है, जो एपिजियोटोमी की साइड में पेन रहता है, जो प्रॉब्लम रहती है मरीज को, उसको मैनेज करने का सबसे इफेक्टिव तरीका क्या है डिस्चार्ज के बाद में। डिस्चार्ज के बाद में अगर मरीज को एपिजियोटोमी की कारण से कोई भी डिस्कम्फर्ट हो रहा है, कोई भी पेन हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको मैनेज करने का सबसे इफेक्टिव तरीका क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रोमेथाजिन, सेकंड है एस्प्रिन, थर्ड है सिड्स बाथ और फोर्थ वन है आइस पैक। क्या बात है, बहुत बढ़िया। सब लोगों का जवाब ऑलमोस्ट बिल्कुल सही डायरेक्शन के अंदर है। बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया। एपिजियोटोमी के बाद में डिस्कम्फर्ट जो एपिजियोटोमी के साथ में होता है उसको मैनेज करने का सबसे बेस्टेस्ट वे है सिड्स बाथ। बहुत बढ़िया, मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। सिड्स बाथ जो है वो हेल्प करता है स्वेलिंग और हीलिंग को इम्प्रूव होने में, है ना। जो भी एपिजियोटोमी साइड पे स्वेलिंग होती है उसको मिनिमाइज करता है और वहाँ पे हीलिंग को बढ़ावा देता है ना, बाय इंक्रीज ब्लड सप्लाई। तो ये सिड्स बाथ बहुत इफेक्टिव है और बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द मैनेजमेंट ऑफ
postpartum client with episiotomy have swelling and wound, तो उनको हील करने में इंपॉर्टेंट रोल है। आइस पैक जो होते हैं उनका रोल यहाँ पे नहीं है। आइस पैक जो होता है वो इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी जो है यूज किए जा सकते हैं, लेकिन बाद में इसका ज्यादा रोल नहीं है, तो ये यहाँ पे खोटा जवाब है। एस्प्रिन और प्रोमेथाजिन जो है वो इस टाइम में सबसे अच्छा तरीका नहीं है। हालांकि एस्प्रिन एनाल्जेसिक है, वी कैन यूज, लेकिन ये नहीं है। तो सबसे बेस्ट वे जब हमें पूछा है, इफेक्टिव मैनेजमेंट पूछा है, इफेक्टिव तरीका पूछा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है, सिर्फ बात। तो सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ए, बी और डी जो है वो क्या है, खोटे जवाब है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। Question है, which of the following post-operative diets is most appropriate for the client who has had a hemorrhoidectomy? कौन सी पोस्ट ऑपरेटिव डाइट जो है, पोस्ट ऑपरेटिव डाइट जो है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट है क्लाइंट के लिए जिसको क्या हुआ है, हेमरॉइडेक्टमी हुई है। हेमरॉइडेक्टमी इज द रिमूवल ऑफ हेमरॉइड्स, पाइल्स को रिमूव करना हेमरॉइडेक्टमी कहलाता है। और पोस्ट ऑपरेटिव क्लाइंट में पाइल्स को रिमूव करने के बाद में कौन सी डाइट जो है वो सबसे अच्छी मानी जाती है, सबसे बढ़िया और सबसे अप्रोप्रिएट डाइट मानी जाती है आफ्टर सर्जरी ऑफ हेमरॉइडेक्टमी? कुछ लोगों ने हाई फाइबर डाइट यहाँ पे बोला है, कुछ लोगों ने लो रेजिड्यू डाइट बी चूज किया है। देखिएगा ढंग से, सर्जरी के बाद की बात हो रही है। हेमरॉइड वाले मरीज की डाइट नहीं पूछी है, आपको पूछी है हेमरॉइड वाले मरीज की सर्जरी हो चुकी है, पोस्ट ऑपरेटिव। फोकस करिए। देखिए आप है ना, सवाल के जिस मुद्दे को पकड़ना है ना उसको पकड़ना सीखिए, है ना, वहां वार करिए जहां पे चिड़िया की आंख है। मतलब आपको निशाना सही जगह पे लगा ना, तभी आंसर सही बनता है। हेमरॉइडेक्टमी के बाद में और आफ्टर सर्जरी इनिशियली लाइफ में कौन सी डाइट देते हैं, क्लियर लिक्विड। हालांकि ये कंसेप्ट ऐसा नहीं है कि हमें नहीं पता है, हम सबको पता है कि क्लियर लिक्विड ही देते हैं। ऑपरेशन के बाद में कुछ देर तक मरीज को एनपीओ भी रखते हैं, बाद में सिर्फ पानी पीने को देते हैं। लेकिन आप फोकस कर रहे हो हेमरॉइड पे, ना कि फोकस कर रहे हो पोस्ट ऑपरेटिव पे। आपने पाइल्स के बारे में सोचा, आपने कॉन्स्टिपेशन के बारे में सोचा, आपने फाइबर के बारे में सोच लिया, वहां तक चले गए। लेकिन आपने जरा सा ये नहीं सोचा कि वो पाइल्स तो निकाल दिए हैं, मरीज तो पोस्ट ऑपरेटिव है। और पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन में कौन सी डाइट होती है, क्लियर लिक्विड डाइट। कौन सी डाइट होती है, क्लियर लिक्विड डाइट। तो डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कुछ लोगों ने ठीक जवाब भी दिया है, लेकिन मैक्सिमम लोगों ने खोटा जवाब दिया है। डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्लियर लिक्विड डाइट देंगे और ये प्रोग्रेस होके फिर किस में कन्वर्ट होगी, रेगुलर डाइट के अंदर। किस में कन्वर्ट होगी, रेगुलर डाइट में। पहले क्लियर लिक्विड डाइट, फिर रेगुलर डाइट। और स्टूल सॉफ्टनर साथ में मरीज को देंगे कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करने के लिए। लेटर ऑन उस मरीज को क्या देंगे, हाई फाइबर देंगे, ये बाद की बात है। उस मरीज को बाद में क्या देंगे, हाई फाइबर देंगे और मरीज को एनकरेज करेंगे हाई फाइबर इंटेक करने के लिए। लेकिन ये कभी भी पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन में सबसे पहली डाइट नहीं होती है। पहली डाइट तो हमेशा क्या होगी, क्लियर लिक्विड। और लो रेजिड्यू और ब्लेंड डाइट का संबंध हेमरॉइड से है ही नहीं। तो सबसे पहली डाइट पोस्ट ऑपरेटिव क्लियर लिक्विड डाइट है, फिर रेगुलर डाइट में कन्वर्ट होगा, साथ में स्टूल सॉफ्टनर देंगे, कॉन्स्टिपेशन ना हो इसके लिए, लैक्टुलोज वगैरह देंगे। और लेटर ऑन जो है हाई फाइबर वहां पे मरीज को डाइट प्रीफर करेंगे। तो डेफिनेटली करेक्ट आंसर क्या बनेगा, डी, दैट इज क्लियर लिक्विड डाइट। समझ में आई बात, समझ में आइएगा, फोकस करिएगा। अपना मकसद यही है कि उस तरीके के कंटेंट तक हम पहुंचे और आप लोगों का मोरल ड्यूटी है कि इस कंटेंट को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाए। मोरलिटी के साथ में रहिएगा, भगवान कृष्ण की बात मानिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अभी तक जिसने लाइक नहीं किया है लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि मैक्सिमम लोग हमसे कनेक्ट हो सके। नेक्स्ट, The physician has ordered a culture for the client with suspected gonorrhea. एक मरीज है जिसमें गोनोरिया सस्पेक्टेड है, उस मरीज को कल्चर ऑर्डर किया फिजिशियन ने। The nurse should obtain which type of culture? कौन सा कल्चर आप ऑब्टेन करेंगे एज ए नर्स, आप कौन सा कल्चर ऑब्टेन करेंगे? फर्स्ट है ब्लड, सेकंड है नेजोफेरिंजियल सिक्रीशंस, थर्ड है स्टूल और फोर्थ वन है जेनाइटल सिक्रीशंस। Which culture should be obtained in patient with gonorrhea? गोनोरिया, वेरी गुड। गोनोरिया जो है एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, एसटीडीज है। और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के अंदर जो कल्चर लिया जाता है वो सेक्सुअल और ये ऑर्गन या जेनेटल ऑर्गन का लिया जाएगा। वेरी गुड, मैक्सिमम पीपल आर करेक्ट, बहुत ही शानदार, वेरी गुड। डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जेनाइटल सिक्रीशन। कल्चर जो है गोनोरिया का कहां से लिया जाएगा, जेनाइटल सिक्रीशन का। और ये कल्चर जो है इसको हमेशा प्लेस किया जाएगा हमेशा वार्म एनवायरमेंट में। कैसा एनवायरमेंट देना है, वार्म एनवायरमेंट।
ताकि जो है बैक्टीरिया जो है वो सर्वाइव कर सके और हम उसको रूल आउट कर सके और अच्छे से ग्रो करता है। तो नीजीरिया गोनोराई जो है वो वार्म एनवायरनमेंट में ही ग्रो करता है, इसलिए डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ए, बी और सी बिल्कुल खोटे जवाब है। नेजोफेरिंजियल सिक्रीशन जो है वो लिए जाते हैं कोरोना को डायग्नोस करने के लिए। कोरोना की जो सैंपलिंग होती है उसमें नेजोफेरिंजियल सिक्रीशन ही लिया जाता है। आरटीपीसीआर जो टेस्ट होता है उसमें नेजोफेरिंजियल सिक्रीशंस लेते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा डी, जेनिटल सिक्रीशन फॉर द डायग्नोसिस ऑफ गोनोरिया। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूँ। Next, the nurse is caring for a client with cerebral palsy. The nurse should provide frequent rest period because देखिएगा क्वेश्चन ने क्या पूछा है आपको कि सेरिब्रल पाल्सी का पेशेंट है, उसको आप केयर दे रहे हो और उसको फ्रीक्वेंट रेस्ट पीरियड वहां पे दिया जा रहा है ना। पेशेंट इज सफर फ्रॉम सेरिब्रल पाल्सी, है ना, एंड हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं उसको फ्रीक्वेंट रेस्ट। तो क्या कारण है फ्रीक्वेंट रेस्ट देने का? पेशेंट जिसकी केयर दे रहे हैं हम, सेरिब्रल पाल्सी के लिए केयर दे रहे हैं, तो फ्रीक्वेंट रेस्ट देने का क्या रीजन है? तो सेरिब्रल पाल्सी जो होती है वो बीमारी के बारे में आपको पता हो तो इसका आंसर देना थोड़ा आसान है। सेरिब्रल पाल्सी जो है सेरिब्रम का पैरालाइसिस है। बेसिकली ये जो बीमारी होती है वो जन्म से होती है। ज्यादातर बच्चों में एंटीनेटल पीरियड के अंदर जब उनका प्री मैच्योर ब्रेन होता है उसके अंदर अगर हाइपोक्सिया होता है तो हाइपोक्सिया की वजह से इस्कीमिया होता है और पैरालाइसिस हो जाता है ब्रेन का, जिसकी वजह से ज्यादातर मोटर के सिम्टम आते हैं, है ना, मोटर पैरालाइसिस देखने को मिलता है वहां पे। क्वेश्चन ने पूछा है मरीज सेरिब्रल पाल्सी से सफर कर रहा है और उस पेशेंट के अंदर आपको जब आप केयर दे रहे हैं सेरिब्रल पाल्सी के पेशेंट को, तो उस केयर देते समय फ्रीक्वेंट रेस्ट पीरियड दे रहे हैं आप उसको, बार बार बीच में रेस्ट दे रहे हैं, उसका रीजन क्या? फर्स्ट ऑप्शन है ग्रीमेसिंग एंड रीदिंग मूवमेंट डिक्रीज विद रिलैक्सेशन एंड रेस्ट। सेकंड है हाइपोएक्टिव डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस बिकम मोर एक्टिव विद रेस्ट। थर्ड है स्ट्रेच रिफ्लेक्सेस आर इंक्रीज्ड विद रेस्ट एंड लास्ट है फाइन मोटर मूवमेंट आर इंप्रूव्ड। क्या मतलब हुआ? ग्रीमेस का मतलब होता है मुंह बनाना एंड रीदिंग मूवमेंट का मतलब होता है मतलब ऐसे मतलब टिक्स टाइप के मूवमेंट, है ना। ओल्ड एज में होता है ना ज्यादातर सेम मूवमेंट को रिपीट किया जाता है, वो रीदिंग मूवमेंट है, वो डिक्रीज हो जाते हैं रिलैक्सेशन और रेस्ट की वजह से, इसलिए हम रेस्ट देते हैं। दूसरा कह रहा है कि हाइपो एक्टिव मतलब लेस एक्टिव हो गए डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस, जैसे हम रेस्ट देते हैं वो मोर एक्टिव हो जाते हैं। तीसरा है स्ट्रेच रिफ्लेक्स जो होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं रेस्ट के साथ में। और लास्ट है जो फाइन मोटर मूवमेंट है वो इंप्रूव हो जाते हैं रेस्ट के साथ में। क्यों देते हैं फ्रीक्वेंट रेस्ट पेशेंट विद सेरिब्रल पाल्सी? सेरिब्रल पाल्सी को लिटिल डिजीज भी कहते हैं और मैं क्लियर कर चुका हूं ये एक मोटर की बीमारी है। सेरिब्रम में हाइपोक्सिया की वजह से प्री मैच्योर ब्रेन, जब बच्चा मदर के वूम में उसका ब्रेन मैच्योर नहीं होता है उसी में हाइपोक्सिया हो जाता है, डैमेज हो जाता है। फिक्स और परमानेंट बीमारी होती है, कोई चेंजेस नहीं होते इसके अंदर और लाइफ लॉन्ग बच्चा इससे सफर करता है। स्पास्टिक टाइप की सेरिब्रल पाल्सी मोस्ट कॉमन टाइप की होती है, 4 इसके टाइप होते हैं, उसमें स्पास्टिक सबसे कॉमन होती है। तो यहां पे सेरेब्रल पाल्सी मूवमेंट से संबंधित बीमारी है, तो आपको मूवमेंट वाला आंसर यहाँ पे चूज करना होता है, बिल्कुल। और यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा, कुछ लोगों ने जवाब देने की कोशिश की है और कुछ ठीक भी जवाब है। बी, सी और डी ये तीनों जो है वो खोटे जवाब है ना जिन्होंने दिया है। सेरेब्रल पाल्सी न तो हाइपरएक्टिव रिफ्लेक्सेस को रेस्ट करने से हाइपर एक्टिव होते हैं, न स्ट्रेस रिफ्लेक्सेस इंक्रीज होते हैं और ना फाइन मोटर मूवमेंट इंप्रूव होते हैं। बी, सी और डी तो खोटे जवाब है। हाँ ये जरूर होता है कि सेरेब्रल पाल्सी के मरीज जो होते हैं उसमें ग्रीमेसिंग और रीदिंग मूवमेंट जो होते हैं वो रिलैक्सेशन और रेस्ट के साथ में थोड़े डिक्रीज हो जाते हैं। जब मरीज को हम रिलैक्स देते हैं, रेस्ट देते हैं, फ्रीक्वेंटली रेस्ट पीरियड देते हैं, तो उसके जो रीदिंग मूवमेंट है उसमें थोड़ा आराम आता है। जब वो ज्यादा हाइपर एक्टिव होता है तो ये रीदिंग मूवमेंट बढ़ जाते हैं। तो ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। रेस्ट पीरियड की वजह से मरीज में रीदिंग और ग्रीमेसिंग जो मूवमेंट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। तो डेफिनेटली ए इज द करेक्ट वन। वेरी गुड, बहुत अच्छे। कुछ लोगों ने बिल्कुल जवाब देने की कोशिश की। सेरेब्रल पाल्सी बीमारी को रोकने के लिए प्रीनेटल, इंटरनेटल और पोस्टनेटल पीरियड में मदर को बहुत अच्छे से केयर देवें और न्यूबॉर्न बेबी की अच्छी केयर होवे तो उसके इमेच्योर ब्रेन में हाइपोक्सिया नहीं होगा, तो बच्चे को जो है किसी भी तरीके का डैमेज नहीं होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन है द नर्स इज मेकिंग असाइनमेंट फॉर द डे। दिन के लिए पूरा एक डे का असाइनमेंट बना रही है नर्स। विच क्लाइंट शुड बी असाइन टू द नर्सिंग असिस्टेंट? इनमें से कौन से क्लाइंट जो है वो नर्सिंग असिस्टेंट को असाइन करेंगे, है ना। नर्सिंग असिस्टेंट जो होते हैं वो हॉस्पिटल सेटअप में रहते हैं, जिनको एचए बोल सकते हैं, और उनको वो कार्य दिए जाते हैं जो टेक्निकल काम नहीं होता है। तो जो नर्स जब असाइनमेंट बनाती है तो वो मतलब नर्सिंग ऑफिसर के लिए भी असाइनमेंट बना रही है और एचए के लिए भी बना रही है। जो नर्स असिस्टेंट है, जो एचए है, उसको कौन सा काम वो असाइन कर सकती है?
मतलब कौन सा काम इनमें से टेक्निकल काम नहीं है? फर्स्ट है ए क्लाइंट विद एल्जीमर डिजीज, एल्जीमर डिजीज वाले मरीज उसको दे सकती है, निमोनिया वाला मरीज उसको दे सकती है, अपेंडिसाइटिस वाला मरीज उसको दे सकती है, या थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस वाले मरीज दे सकती है। कौन सा मरीज असाइन करेंगे नर्सिंग असिस्टेंट को? तो इसमें नर्सिंग असिस्टेंट या एचए को वो मरीज दिया जाता है जो एकदम स्टेबल मरीज है, जिसमें कोई बीमारी, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो, जिसमें ज्यादा कुछ टेक्निकल बात नहीं है, ज्यादा कुछ लॉजिकल सोचने की जरूरत नहीं है, कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और इस तरीके का इन चार में जो मरीज है वो कौन सा है? एल्जीमर डिजीज। वेरी गुड, कुछ लोगों ने बिल्कुल सही पहचाना, ए करेक्ट आंसर है। एल्जीमर डिजीज वाला जो पेशेंट होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल पेशेंट है इन चार पेशेंट के अंदर, तो उसको नर्सिंग असिस्टेंट को असाइन किया जा सकता है और वो अपनी ड्यूटी जो है उस मरीज की कर सकता है, जैसे फीडिंग देना और उसकी डेली लिविंग की एक्टिविटी के अंदर हेल्प करना, उसको बाथरूम ले जाना वापस लाना, ये सारे काम वो करवा सकता है। तो यहाँ पे टेक्निकल चीजें नहीं है। बी, सी और डी तीनों जो है, इन तीनों मरीज को अटेंड करना पड़ेगा रजिस्टर्ड नर्स को, क्योंकि निमोनिया वाला मरीज को कभी भी हाइपोक्सिया और कभी भी मरीज की कंडीशन बिगड़ सकती है। अपेंडिसाइटिस वाला मरीज जो है उसकी कंडीशन कभी भी वर्स्ट हो सकती है, और थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस वाले मरीज में भी कई सारी प्रॉब्लम रहती है, कई टेक्निकल चीजें रहती है। तो इन तीन मरीजों में टेक्निकल चीजों की जरूरत होती है, इसलिए बी, सी और डी यहाँ पे खोटे जवाब है। ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। द क्लाइंट विद एल्जीमर डिजीज कैन बी असाइन टू ए नर्सिंग असिस्टेंट। बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार, वेरी गुड। क्वेश्चन, ए क्लाइंट विद कैंसर डेवलप जीरोस्टमिया। कैंसर का मरीज है, जीरोस्टमिया डेवलप हो गया। जीरोस्टमिया का मतलब होता है, क्या मतलब होता है? फटाफट से कमेंट लिखिएगा, व्हाट इज जीरोस्टमिया? व्हाट इज जीरोस्टमिया? देख रहा हूं मैं, फटाफट कमेंट लिखिएगा। वेरी गुड, कुछ लोगों ने बिल्कुल सही लिखा। जीरोस्टोमिया का मतलब होता है ड्राई माउथ। बहुत बढ़िया, ड्राई माउथ, ओरल म्यूकोसा का ड्राइनेस हो जाना, ड्राई माउथ इज द रिलेटेड टू जीरोस्टोमिया। तो कैंसर के मरीज को ड्राई माउथ हो गया, जीरोस्टोमिया हुआ है। द नर्स कैन हेल्प एलिविएट द डिस्कम्फर्ट एसोसिएटेड विद जीरोस्टोमिया। जीरोस्टोमिया के डिस्कम्फर्टों को दूर करने के लिए, एलिवेट करने के लिए क्या मदद करेगी? ऑप्शन देखिएगा, हार्ड कैडी ऑफर करेगी, एनाल्जेसिक मेडिकेशन देगी, स्प्लिंटिंग स्वोलन जॉइंट को स्प्लिंट लगा देगी, और प्रोवाइड सलाइवा सब्सटीट्यूट्स, सलाइवा प्रोड्यूस करने वाले सब्सटीट्यूट वहां पे ऑफर करेगी। जीरोस्टोमिया मतलब होता है ड्राई माउथ। तो जब माउथ ड्राई हो गया इसका मतलब सलाइवेशन कम हो गया। तो डेफिनेटली आप वेरी गुड उसी जवाब की तरफ जाए जो सलाइवा वर्ड से संबंधित है, और एकमात्र ऑप्शन है जो सलाइवा से संबंधित है। वेरी गुड, मैक्सिमम लोगों ने ठीक से पहचाना, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, प्रोवाइडिंग सलाइवा सब्सटीट्यूट्स। जीरोस्टोमिया में ड्राई माउथ होता है, ड्राई माउथ वाले मरीज को सलाइवा जो है वो सब्सटीट्यूट वहां पे हेल्प करेंगे मोस्टली, है ना। हार्ड कैंडी जो है वो ईट करने से और इरिटेशन होगा म्यूकोसा का, टंग में और लिप्स में कट लग सकते हैं, इसलिए हार्ड कैंडी जो है वो नहीं देना है जीरोस्टोमिया वाले मरीज को। एनाल्जेसिक जो है वहां पे बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है, एनाल्जेसिक बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। और स्वलन जॉइंट को स्प्लिंट लगाने से जीरोस्टोमिया का कोई संबंध नहीं है। तो ए, बी और सी तीनों ही खोटे जवाब है। डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि हम सलाइवा सब्सटीट्यूट मरीज को क्या करेंगे? प्रोवाइड करेंगे। बहुत अच्छे, बहुत ही शानदार, वेरी गुड, मैक्सिमम लोगों ने ठीक से जवाब दिया, गॉड ब्लेस यू। आगे बढ़ते हैं। आ रहा कि नहीं आ रहा? मजा आ रहा है ना? बहुत बढ़िया। देखिएगा, हमारा मकसद बहुत अच्छे तरीके से एक कंसेप्चुअल स्टडी तैयार करना, एक माइंड मेकअप करना, ऐसा माइंड जो किसी भी एग्जाम में धमाका करने को हमेशा तैयार है। फिर वो ईएसआईसी क्या हो, फिर वो जो है नॉर्थ सेट क्या हो, हर एग्जाम में हम धमाका करने को तैयार है। ईएसआईसी के पॉइंट ऑफ व्यू में थ्योरेटिकल टॉपिक बहुत जल्दी जो है शुरू कर रहा हूं, तो चिंता ना करें, हम हर तरीके से सिलेबस को पढ़ेंगे। आप बस कंटिन्यू करें और अपने एक दिमाग को साफ कीजिए इस एमसीक्यू सेशन के साथ में। इमेज बेस के एमसीक्यू के लिए आप इंस्टाग्राम पे जाइए, राजू सर 07 के नाम से इंस्टाग्राम आईडी है, राजू सर 07। इमेज बेस एमसीक्यू जरूरी है नॉर्थ साइड के पॉइंट ऑफ व्यू में, वहां पे आपको मिलेंगे। इंस्टाग्राम अकाउंट है राजू सर 07 के नाम से, तो राजू सर 07 के नाम से जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वहां पे आप जाए, इमेज बेस के एमसीक्यू वहां पे आप सर्च करें, राजू सर 07 के नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट, तो वहां पे आपको फायदा मिलेगा इमेज बेस के एमसीक्यू। आगे बढ़ते हैं, वेरी गुड। होम हेल्थ नर्स इज मेकिंग प्रिपरेशन फॉर मॉर्निंग विजिट। मॉर्निंग विजिट की प्रिपरेशन कर रही है होम हेल्थ नर्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लाइंट शुड द नर्स विजिट फर्स्ट? कौन से क्लाइंट की विजिट सबसे पहले करेगी? कौन से क्लाइंट की विजिट सबसे पहले करेगी? चार तरह के क्लाइंट यहाँ पे दिए हुए हैं, होम विजिट करनी है, सबसे पहले किसको प्रायोरिटी देंगे? मरीज जो ब्रेन अटैक का है, ट्यूब फीडिंग के ऊपर है, पहला मरीज। दूसरा मरीज जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का है और नाइट टाइम डिस्निया की कंप्लेन कर रहा है। तीसरा जो मरीज है थोरेकोटोमी का है, 6 महीने पहले उसकी थोरेकोटोमी हुई थी।
चौथा पार्किंसंस डिजीज का मरीज है, हमेशा प्रायोरिटी उस मरीज को देते हैं जो स्टेबल नहीं है। सांस है तो आस है, फॉर्मूला याद रखिएगा, जिंदगी भर की खूटी है ये, टिंगवा दीजिएगा अपने ब्रेन के अंदर। बहुत सारे गायरी और सलगाई होते हैं, उनको मैं खूटिए बोलता हूँ। कंसेप्ट खूटी में टिंगवा दीजिएगा और जब भी जरूरत पड़े उसको यूज करिएगा। और वर्ड है सांस है तो आस है, चारों ऑप्शन में ढूंढ लो सांस में तकलीफ कौन सा कर रहा है, जवाब वही बन जाएगा। एक ही वर्ड है सांस के लिए दिया हुआ, वेरी गुड। लोग मतलब आप लोग जो है अब तो होशियार हो गए मुझे लग रहा है। अब आप लोग उस वर्ड को पकड़ना सीख गए जो मैं पकड़वाना चाहता हूं आपको। बिल्कुल, डिस्निया, डिफिकल्ट इन ब्रीदिंग, बी। भाई जिंदा रहेंगे तो जिएंगे ना, जीने के लिए जिंदा रहना पड़ता है, इसलिए मौत से डरो। कुछ लोग कहते हैं मैं मौत से नहीं डरता हूं, मैं कहता हूं मौत से डरना चाहिए, क्योंकि जिंदा रहेंगे तब कुछ कर पाएंगे ना, मरने के बाद तो कैसे करेंगे, है ना। पर डर डर के नहीं जीना चाहिए, पर मौत से डरना चाहिए। दोनों बातों में बहुत बड़ा फर्क है, कभी डिटेल से बताऊंगा, अभी एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। बी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर मरीज जो है अगर नाइट टाइम में डिस्निया की कंप्लेन कराए तो कभी भी रात को मोरिया बोल सकता है इसका, इसलिए मरीज की कंप्लेन को सुने, नाइट टाइम के डिस्निया को रिलीव करवाए, क्योंकि मरीज कभी भी रात में, बहुत बढ़िया। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, इस सिम्टम को, इस मरीज की कंप्लेन को सुने और उसको सबसे पहले विजिट करें। बाकी जो मरीज है ब्रेन अटैक के जो मरीज है वो स्टेबल टाइप के पेशेंट है, उसमें ज्यादा आपको कुछ जो है ध्यान देने का जरूरत नहीं है, जितना कि आपको इस मरीज को ध्यान देने की जरूरत है जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का है। ये प्रॉब्लमेटिक इशू है, एयरवे नंबर 1 प्रायोरिटी रहेगा नर्सिंग केयर के अंदर। बाकी मरीज सारे स्टेबल है, चाहे वो ब्रेन स्ट्रोक का हो, चाहे वो थोरेक्टोमी 6 महीने पहले हुई हो, चाहे वो पार्किंसंस डिजीज का मरीज हो। ए सी और डी खोटे जवाब है, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। पेशेंट अंडरगोज ए गैस्ट्रिक रिसेक्शन हुआ है, पोस्ट ऑपरेटिव केयर आप दे रहे हैं मरीज को, पहली प्रायोरिटी क्या रहेगी। गैस्ट्रिक रिसेक्शन हुआ है, गैस्ट्रिक सर्जरी हुई है, पोस्ट ऑपरेटिव केयर दे रहे हो, क्या प्रायोरिटी रहेगी। बॉडी इमेज डिस्टर्बेंस, न्यूट्रिशनल नीड, स्किन केयर और स्पिरिचुअल नीड। गैस्ट्रिक रिसेक्शन मतलब किससे संबंधित है, स्टोमक से संबंधित, और स्टोमक को कट कर किया है और सर्जरी हुई है। जब स्टोमक को कट करके सर्जरी करते हैं तो उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि इस मरीज का एंट्रल फीडिंग पॉसिबल नहीं है, ये मुंह से फीड नहीं ले सकता, क्योंकि वहां पे स्टोमक की सर्जरी हुई है तो किस पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। तो इस मरीज को फीड देने के दो तरीके होते हैं, एक होता है पेरेंट्रल, कल हमने बात की थी टीपीएन, टोटल पेरेंट्रल न्यूट्रिशन, और दूसरा तरीका इस मरीज को है कि जेजुनोस्टोमी कर दो, सीधा ड्यूडेनम या जेजुनम के अंदर फीडिंग दो, जेजुनोस्टोमी। तो दोनों ही तरीके से, चाहे आप पेरेंट्रल तरीके से दो या जेजुनोस्टोमी करके दो, इसको क्या देना है, फीड देना है। मतलब किसका ध्यान रखना है, न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है। मतलब पहली प्रायोरिटी क्या रहेगी, न्यूट्रिशन की नीड, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। न्यूट्रिशन सप्लीमेंटेशन, न्यूट्रिशन नीड, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट जो है उसका ध्यान सबसे पहले करना पड़ेगा, क्योंकि आपने स्टोमक की सर्जरी की है, आप ओरली कुछ नहीं दे सकते, तो या तो सीधा जेजुनोस्टोमी करो या फिर पेरेंट्रल न्यूट्रिशन दो। न्यूट्रिशनल नीड को फुलफिल करना हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी पोस्ट ऑपरेटिव केस में। बॉडी इमेज डिस्टर्बेंस जो है ये यहाँ पे इनिशियल इश्यू है ही नहीं, है ना। मरीज तो कहेगा कि मेरे को बॉडी की नीड को फुलफिलमेंट करो, इमेज इमेज बाद की बात है कि नहीं है। तो इमेज बाद की बात है, यहाँ कोई मतलब नहीं है। स्किन की केयर और स्पिरिचुअल नीड ये कभी प्रायोरिटी नहीं है, जस्ट आफ्टर पोस्ट ऑपरेटिव पहले खाना। देखो साहब, जब हम मास्लो यार्ची पढ़ते हैं तो रोटी कपड़ा मकान ये सबसे पहली प्रायोरिटी होती है। सुंदर दिखना या हेल्दी स्किन होना, ग्लो होना स्किन के अंदर, स्पिरिचुअली एकदम मतलब बढ़िया होना, ये कहीं कहीं मायने नहीं रखता है ना। मतलब आपका जो ब्रेन है, आपका जो बॉडी का बेसिक फिनोमिना है, आपकी जो फिजियोलॉजिकल नीड है वो फुलफिलमेंट होनी चाहिए। आपका दिमाग सुंदर होना चाहिए, आप में अकल होनी चाहिए, शकल का कोई सेंस नहीं है लाइफ के अंदर। एक एक पवित्र हृदय और एक साफ माइंड और पवित्र हृदय वाला आदमी जिंदगी में हमेशा अच्छा माना जाता है। आपकी शकल कितनी भी सुंदर हो और आपके मन में भाटे भरे हुए हो तो वो कोई मायने ही नहीं रखता इस लाइफ के अंदर। तो बेसिक नीड यहाँ भी है कि हमें पहले फुलफिलमेंट किसको करना है, न्यूट्रिशनल नीड को। हमें बी ऑप्शन की तरफ जाना है। मरीज का अगर रोटी कपड़ा और मकान, मतलब कपड़ा रोटी यहाँ पे मिल गई, न्यूट्रिशन मिल गया, तो वो सर्वाइव कर पाएगा, है ना। इसलिए ए सी और डी खोटे जवाब है। बहुत अच्छे, मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू डेज रिकवरी फ्रॉम ऑस्टमी सर्जरी, ऑस्टमी इलियोस्टोमी या मतलब कोई ऑस्टमी सर्जरी हुई है, आपका कोलोस्टमी या कोई कोई भी ऑस्टमी हुआ है, अल्सरेटिव कोलाइटिस का मरीज था, ऑस्टमी की सर्जरी हुई है,
और रिकवरी कर रहा है मरीज, तो इनिशियली जो फर्स्ट फ्यू डेज है कौन सा एस्पेक्ट जो है वो पेशेंट की केयर का सबसे पहली प्रायोरिटी लेगा, है ना। पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन है, ऑस्टोमी का मरीज है, सर्जरी के बाद में कौन सा एस्पेक्ट जो है वो प्रायोरिटी पे रहेगा। बॉडी इमेज का ध्यान रखोगे, ऑस्टोमी को केयर दोगे, सेक्सुअल कंसर्न, स्किन की केयर, 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। कौन सी प्रायोरिटी के ऊपर आपका रहेगा रिकवरी पीरियड के दौरान ऑस्टोमी सर्जरी के मरीज में, अल्सरेटिव कोलाइटिस बीमारी थी और ऑस्टोमी सर्जरी हुई है, कौन सा प्रायोरिटी पे रहेगा, बॉडी इमेज, ऑस्टोमी केयर, सेक्सुअली कंसर्न या स्किन केयर। देखिएगा नया क्या है, कोई भी मरीज जिसको ऑस्टमी हुआ है, कंसेप्ट पकड़िएगा, ऑस्टमी की सर्जरी हुई तो नया क्या है, नया स्टोमा बनाया है आपने, क्या बनाया है, स्टोमा। तो उस स्टोमा की केयर करना, उस स्टोमा की केयर करना ये मरीज को सीखना पड़ेगा, क्योंकि उसको खुद को ही करना है ना। घर जाके उसको खुद को करना है, कैसे बैग लगाना है, बैग को कब खाली करना है, कितना भर जाए तो खाली करना है, स्किन का क्या ध्यान रखना है, हेल्दी रखने के लिए क्या करना है, बैग कैसे, क्योंकि ये जो स्टोमा बना है उसके लिए तो लाइफ लॉन्ग का कंसर्न हो गया। तो सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी हमेशा ये रहेगी कि हम ऑस्टमी केयर सिखाएंगे, उसका ध्यान रखना सिखाएंगे, उसको ठीक करना सिखाएंगे, ये हमारा पहला कंसर्न इश्यू रहेगा। उसकी बॉडी इमेज, उसका सेक्सुअल कंटेंट या स्किन केयर फिर सेकेंडरी में आ गया, मैंने कह दिया। रोटी कपड़ा मकान, ऑक्सीजन, एलिमिनेशन, फूड, शेल्टर। तो एलिमिनेशन है ना, डेली मोशन के साथ में इमोशन जुड़े होते हैं, है ना। जो मोशन होता है फीकल मैटर होता है जो पास होता है, उसके साथ में क्या जुड़े होते हैं, इमोशन। तो इमोशन तभी आते हैं जब मोशन सही रहो, और मोशन तभी सही रहेगा जब ऑस्टमी सही तरीके से काम करेगा, और ये तभी काम करेगा जब आप इसका सही से केयर दोगे, और केयर मरीज का तभी सीख पाएगा जब आप उसको समझाएंगे। तो सबसे पहली एस्पेक्ट, सबसे पहली पेशेंट केयर प्रायोरिटी आपकी क्या रहेगी कि आप मरीज को ऑस्टमी केयर के बारे में डिटेल से समझाएंगे। तो ये जो डिटेल से हम समझा रहे हैं, ये अगर आपको समझ में आया है तो हमारा और आप सबका भविष्य एक उज्जवल भविष्य की कामना करता है, और आप चाहते हो कि ये जो समझाई हुई चीज है किसी ऐसे आदमी तक भी पहुंचे जिसके लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो प्लीज मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि एक आदमी 20 लोगों को जोड़े, शेयर करे, मैक्सिमम लोगों तक अप्रोच करे, बताएं उनको कि इस तरीके का कंटेंट इंपॉर्टेंट रहता है फ्यूचर एग्जाम्स के लिए। आप लोग जो है अगर इस चीज को शेयर करेंगे, मैक्सिमम लोगों तक अप्रोच करेंगे, अपनी मोरल ड्यूटी समझ के ये काम करेंगे, तो डेफिनेटली हम मैक्सिमम लोगों के भविष्य को बनाने में अपना एक योगदान निभाएंगे। और अगर हम 1% भी उनके जिंदगी बनाने में अपना पार्ट हमने प्ले कर दिया, तो भगवान ने जो हमें जिंदगी दी है वो शायद हम सफलतापूर्वक जी लिए, ऐसा हम महसूस करेंगे। तो करके देखिएगा, अच्छा लगता है। भगवान कृष्ण ने भी कहा था कि सारथी बनिए, स्वार्थी ना बनिए, सारथीपन दिखाइए। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दें। कुछ लोग सुझाव देने में कंजूसी करते हैं, आई थिंक या तो सुझाव है नहीं या सुझाव देना नहीं चाहते हैं, तो दें ताकि हमें अच्छा लगेगा। मिलते हैं दोबारा एक नए एमसीक्यू वीडियो के साथ में, एक नई एनर्जी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, जय महाकाल।